हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की अकाउंटेंसी। 11th क्लास की अकाउंटेंसी में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया, पहला चैप्टर, ठीक है, उसके बारे में मतलब बेसिक्स जो होते हैं अकाउंटिंग के वो सारे हम पहले बताएंगे आपको सारी चीज़ें। तो पहले मैं जो बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, यानी पिछली क्लास में कहे तो उसमें मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है और पढ़ते कैसे हैं, क्या पढ़ना है हमको इसके बारे में, अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटेंसी के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको दिया था। उसके बाद मैंने आपको अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है ये मैंने बताया। तो मैंने आपको बताया कि अकाउंटेंसी जो है वो सब्जेक्ट होता है, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट होता है, और अकाउंटिंग जो है एक प्रोसेस है जो बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को मिलकर बना हुआ है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ थी, अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग जो है प्रोसेस है, और अकाउंट क्या होता है, अकाउंट रिकॉर्ड होता है। अकाउंट जो है एक रिकॉर्ड है जो कि फिजिकल बुक के ऊपर भी हो सकता है या फिर ई फॉर्म में भी हो सकता है। किस चीज़ का रिकॉर्ड? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है। ठीक, अब ये तीन बातें जानने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगा आज की अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस होता क्या है? मैंने बताया कि अकाउंटिंग डेफिनेशन जो अकाउंटिंग की दी है उसके अंदर मैंने लिखा है कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। तो प्रोसेस मैंने बताया कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को मिला के एक प्रोसेस बनता है, यानी बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिला के एक प्रोसेस बनता है। द प्रोसेस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एक्टिविटीज़। तो 2 या 2 से ज़्यादा एक्टिविटी यदि मिल जाए तो वो प्रोसेस बनता है। इसी प्रकार से अकाउंटिंग भी प्रोसेस है, इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आती हैं। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इसके अंदर आती हैं वो मैंने डेफिनेशन में आपको बताया है। डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मेजरिंग इनटू टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग देम टू यूजर्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर आती है। उन्हीं प्रोसेस को मैं अब डिटेल में एक एक चीज़ करके यहाँ लिखवाऊंगा। अकाउंटिंग प्रोसेस, तो अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहला काम है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आप क्या करेंगे? मेजर को आइडेंटिफाई करेंगे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन कौन से हैं। आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो वो ट्रांजैक्शंस आपको आइडेंटिफाई करने हैं जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं है उनको आइडेंटिफाई, मतलब उनको हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। तो पहले आपको तो पता होना चाहिए ना बेसिक डिफरेंस की कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं और कौन से नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जिन चीज़ों को आप कन्वर्ट कर सकते हो, जिन ट्रांजैक्शंस को आप कन्वर्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी, वही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। और जिनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं है। मैंने बताया इमोशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं कुछ, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं होते। जैसे मैंने कहा कि ऑनर ने, मैनेजर ने अपने एम्प्लॉय को शाबाशी दी, तो इसे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, हमारा मैनेजर जो बहुत एफिशिएंट है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। हालांकि इनका भी इफेक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर, पर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, इनको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। यानी अकाउंटिंग क्या करता है? क्वालिटी रिकॉर्ड नहीं करता है। अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग जो है वो इमोशंस रिकॉर्ड नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो मैं बता दूं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते क्या हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर those transactions which occurs in business and are convertible in terms of मनी।
तो वो ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में होते हैं, घर में भी तो होते हैं पैसों का लेन देन, पर उसे हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कहेंगे। क्यों? उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते? रिकॉर्ड करने हम बिजनेस के लिए ही अकाउंटिंग कर सकते हैं, घर के लिए अकाउंटिंग, घर के लिए भी अकाउंटिंग कर सकते हो, पर मेनली जो अकाउंटिंग का जो स्वरूप तैयार किया गया वो बिजनेस के लिए तैयार किया गया है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग करते समय हमें एक कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ता है जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत अकाउंटिंग जो की जाएगी वो बिजनेस के लिए किया जाएगा, किसी भी पर्सनल व्यक्ति के लिए यानी के लिए नहीं किया जाएगा, यानी मालिक के लिए नहीं किया था। मालिक को अलग रखा जाता है और बिजनेस को अलग रखा जाता है। तो अकाउंटिंग हमेशा आप बिजनेस के नज़रिए से करते हो, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर दो ट्रांजेक्शन विच अकर्स इन बिजनेस, बिजनेस में होते हैं, एंड आर कन्वर्टेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, और जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है पैसे में। ओनली financial transactions will be recorded in accounting process। तो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, करना है। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन के बाद आता है आपके पास मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। सुनिए, जब आपने एक बार ये तय कर लिया कि भाई ये वाला फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो फिर से आप उसे मेजर करो कि कितने का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। 10 रुपये का, 100 रुपये का, 500 रुपये का, 1000 रुपये का, 10,000 रुपये का, 5,000 रुपये का, कितने का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो मेजर कीजिए। वंस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर आइडेंटिफाइड, then it is measured in terms of money to record in books of accounts। तो एक बार जब आपने तय कर लिया कि ये वाला फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तब उसे आप मेजर कीजिए कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमें कितना रिकॉर्ड करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसकी कितना रुपए रिकॉर्ड करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है आपके पास, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको पैसे में कन्वर्ट भी कर लिया, तब आप उसको करते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग after measuring financial transactions in terms of money, it is recorded in journal book and subsidiary books। ठीक है, तो इनको सब्सिडरी बुक्स और प्राइमरी जर्नल बुक में एंटर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, जर्नल प्रॉपर, एटसेट्रा। चौथी जो चीज है वो है रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाई।
क्लासीफाइंग। तो क्लासीफाइंग में क्या करेंगे हम कि क्लासीफाई करेंगे कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं, जो हमने रिकॉर्ड किए हैं, उनको सिमिलर नेचर वाइज एक जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे उनको एक जगह पे रखना है। ठीक है, तो उनके लिए अलग से हम सेपरेट अकाउंट्स बनाते हैं हर नेचर के लिए। मतलब जो एक जैसे हैं उनके लिए अलग रिकॉर्डिंग करनी है और उनके लिए अलग रिकॉर्डिंग करनी है, तो उनके लिए अलग अकाउंट बनाया जाता है जिसे लेजर अकाउंट कहते हैं। ठीक है, आफ्टर रिकॉर्डिंग the financial transactions these are classified and posted into ledgers. Similar nature transactions have their separate ledger account. ठीक है, चलिए इसके बाद जो अगला हमारे पास आएगा, आइडेंटिफिकेशन हो गया, मेजरिंग हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, क्लासिफाइंग, अब आएगा समराइजिंग। ठीक है, हाँ जी, तो अगला प्रोसेस है आपके पास समराइज। अगला एक्टिविटी समराइजिंग अकाउंटिंग प्रोसेस का ही है। समराइजिंग क्या होता है? देखिए बहुत सारे डाटा हैं जो आपने पूरे साल भर के दौरान रिकॉर्ड किए हैं। अब वो सारे के सारे डाटा जो हैं वो मतलब बिखरे हुए फॉर्म में है। यदि आप उससे कोई निष्कर्ष निकालना चाहे, कुछ एनालिसिस करना चाहे, तो वो संभव नहीं है। महीने के आखिरी में। हाँ, तो वो कैसे इसको एनालिसिस करना, किया कैसे जाए? जैसे पूरे साल के दौरान बहुत सारा माल खरीदा गया, बहुत सारा माल बेचा गया, सैलरी दी गई, खर्चे किए गए, बहुत सारे रेंट दिए गए, स्टेशनरी खरीदी गई। ठीक है, तो ये बहुत सारे अलग अलग चीज़ें जो है उस पर आपने खर्च किया, ये सारी चीज़ों पे खर्च किया और इनकम भी कमाया। अब इसके बाद आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, नुकसान हो रहा है, कितने के एसेट्स हैं, टोटल कितने की लायबिलिटीज़ हैं, ये कितना खर्चा हुआ है टोटली, हमें कितना इनकम मिला है टोटल। तो ये जो है वो आप जनरली तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक इन सारे ट्रांजैक्शंस को जो आपने लेजर में रिकॉर्ड किए हैं उनकी एक समरी ना बनाएं। उन समरी फॉर्म में, उसको समरी फॉर्म देने से वो सारी चीज़ें जो हैं वो एट अ पॉइंट एक न्यूमेरिकल टर्म में आपको नज़र आती है। लीजिए समराइजिंग आफ्टर क्लासिफिकेशन, आफ्टर classification of financial transactions. These are, after classification of financial transactions, these are summarized as trial balance, and financial statements.
तो जब इनको आपने क्लासीफाई कर लिया तो क्लासीफाई के बाद आप इसकी समरी बनाते हैं, और समरी बनाते समय आप दो चीज़ें बनाते हैं मुख्य रूप से, एक ट्रायल बैलेंस और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप तीन चीज़ें बनाएंगे जिसको हम कहेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट अलग लिख देता हूं मैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस, ये तीन चीजें बनाते हैं। अगला हिस्सा जो है समराइजिंग के बाद आता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग में आप वंस summary is prepared such that financial statements are prepared, then these financial data is analyzed through ratios and financial comparative financial statements। तो जब आपने समरी प्रिपेयर कर ली, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लिया, तब इस फाइनेंशियल डाटा को आप रेशियोज या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से उसे एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो। आगे आता है आपके पास कम्युनिकेटिंग। आफ्टर analyzing and interpreting these financial information is communicated to users in the form of reports, financial reports। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज जो है वो हमें अकाउंटिंग करते समय करनी है। एक अकाउंटेंट यहाँ से स्टार्ट करता है आइडेंटिफिकेशन से और ख़त्म करता है कम्युनिकेटिंग में। ठीक है, तो अकाउंटेंट का काम ये है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंटिंग के ब्रांचेस क्या क्या हैं। चलिए मैं पहले आपको अकाउंटिंग के ब्रांच ही बता देता हूँ। अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जोड़ घटा करना, हिसाब किताब रखना। यदि आम भाषा में कहा जाए तो हिसाब किताब रखा, अकाउंटिंग मतलब हिसाब किताब रखना, है ना। पुराने ज़माने में मुनीम जी जो होते थे वो अकाउंटेंट होते थे, उनको हम मुनीम जी कहते थे, अकाउंटेंट होते थे। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा मुनीम, लाला, बही खाता लिए बैठे रहते थे, तो असल में वो अकाउंटेंट होते थे। तो अकाउंटेंट का काम क्या होता था, हिसाब किताब रखना। कोई भी व्यक्ति जो हिसाब किताब रखता है वो अकाउंटेंट है। अब
अकाउंटेंट को मॉडर्न रूप दिया गया है। आज के टाइम पे जो हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं उसमें कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ तरीके बनाए गए, उन तरीक़ों से हम अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। क्यों ऐसे क्यों ज़रूरी है कि भाई अब कुछ रूल्स बनाए गए उस रूल को फॉलो करें? ऐसा कहीं लिखा हुआ है कानून में उस रूल को फॉलो? हाँ, कानून में लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद यदि हम सारे एक जैसा रूल फॉलो नहीं करेंगे तो दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें क्यों आएंगी? क्योंकि आज के टाइम पे जो वर्ल्ड है वो सिकुड़ के एक गांव या एक कस्बा में नहीं है, पूरी दुनिया जो है वो एक हो रही है। तो यहाँ एक आदमी का या एक कंपनी का या एक जगह का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दूसरे कंपनी, दूसरे देश, दूसरी जगह इस्तेमाल किया जाता है। गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को, यानी कि आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जो आपने तैयार किया है, अकाउंटिंग डाटा, उस डाटा को सरकार इस्तेमाल करती है। इन्वेस्टर्स इस्तेमाल करते हैं आपके। तो इसीलिए अकाउंटिंग जो है एक प्रॉपर तरीके से, एक मॉडर्नाइज तरीके से किया जाना चाहिए, प्रॉपर रूल्स फॉलो करके किए जाने चाहिए। जो रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन जो बनाए गए हैं उनके द्वारा। अब इस प्रकार से अकाउंटिंग की 3 अलग अलग ब्रांचेस बना दी गई हैं। पहले तो अकाउंटिंग की ऐसी कुछ ब्रांचेस वगैरह कुछ होती नहीं थी, अकाउंटिंग नाम की एक चीज़ होती थी, वो अकाउंटिंग करते थे हम। अब उसी अकाउंटिंग से 3 अकाउंटिंग बना दी गई है। पहला अकाउंटिंग रखा गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा अकाउंटिंग रखा गया कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा जो अकाउंटिंग का नाम रखा गया वो रखा गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो इसके 3 ब्रांचेस शाखाएं। पहली शाखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी शाखा है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरी शाखा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब करना तीनों को अकाउंटिंग ही है, पर तीनों में फर्क है। ठीक है, पहले बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और आगे पढ़ाऊँगा डिटेल्स में, वो सारी की सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाऊँगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अपने कुछ रूल्स होते हैं, जिन रूल्स में डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लेजर्स बनाए जाते हैं तो उनके 2 साइड रखे जाते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस पता लगता है कि कंपनी जो है ओवरऑल कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना लॉस कमा रही है। ईयर बेसिस पे या फिर पीरियडिक बेसिस पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको प्रॉफिट और लॉस बताता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी एंटिटी का। इसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी बताता है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि कंपनी के पास कितने असेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज़ हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट द एंड ऑफ एनी ईयर और एट द एंड ऑफ एनी पीरियड। किसी भी पीरियड के समाप्त होने पर या फिर किसी भी साल के समाप्त होने पर कंपनी के पास कितना असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, ये भी बताता है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसके इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है अलग अलग जगह पे। गवर्नमेंट यूज करती है, मैनेजमेंट यूज करता है, उसके बाद जो ऑनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो यूज करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन को। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये थोड़ा ब्रॉड थिंक है, मतलब ये थोड़ा वाइडर है, इसके स्कोप ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं, इसमें हमें ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद दूसरी बात करते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो उसके अंदर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एक बात बताइए, जो मार्कर हमारे पास है, ये मार्केट में कितने का बिकता है? 25 रुपये का आई थिंक। हाँ, तो 25 रुपये का जो ये मार्कर मार्केट में बिकता है, ये किसने तय किया कि 25 रुपये का बिकेगा? जिसने इसको बनाया, तो वैसे ही तय कर दिया, अरे यार इसको ना 25 रुपये बेच दो। 10 रुपये का होगा तो थोड़ा मार्जिन लेके मार्केट में निकालेंगे ना। मतलब इसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस की होगी। हाँ। क्या कैलकुलेशन की होगी कि भाई ये प्लास्टिक इतने का आया, इस प्लास्टिक को मोल्डिंग करने का इतना खर्चा बैठा,
इसके अंदर रिफिल डालने का इतना खर्चा बैठा, इंक डालने का इतना खर्चा बैठा, इसको पैक करने का इतना खर्चा बैठा, इसको ट्रांसपोर्ट करने का इतना खर्चा बैठा, मैनेजमेंट के ऊपर इतना खर्चा बैठा, जो मशीन चला रहे हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन इतना लग गया है। तो वो सारा इसी से तो वसूलना है। तो इसलिए इसको अगर ज़्यादा पैसे लेंगे तो वो सारा का सारा आपको इसी से वसूलना है। तो यदि वो सारी चीज़ें आपको इसी से वसूलनी है तो आपको वो कॉस्टिंग करनी पड़ेगी कि इसका कॉस्ट कितना रखा जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज आपको कहूँ कि भाई आप कोई भी काम करो, आज से काम करो, कल से तुम ना कोल्ड ड्रिंक का बिज़नेस करो, कोल्ड ड्रिंक बनाओ और उसको बेचो मार्केट में, ठीक है। तो कितने रुपए का बेचोगे आप उसे? कुछ भी नहीं, कुछ भी रेट तो तय नहीं नहीं, करोगे, आप चेक करोगे कि कितना मेरा उसके अंदर लग रहा है, कितने ऊपर मार्जिन रखूँगा और कितने पे मैं बेचूंगा। तो कॉस्ट प्लस मार्जिन और सेल के बराबर, मतलब सेल प्राइस निकल के आएगी। तो उस कॉस्ट को, यानी कितना कॉस्ट लग रहा है किसी प्रोडक्ट के ऊपर या फिर किसी सर्विस के ऊपर, किसी प्रोडक्ट के ऊपर कितनी कॉस्ट लग रही है, किसी सर्विस के ऊपर कितनी कॉस्ट लग रही है, और उसके ऊपर हमें कितना मार्जिन लेके चलना चाहिए जो कि जायज़ हो, ना जायज़ ना हो। ये भी अकाउंटेंट ही करता है, ठीक है। तो जो जायज़ कॉस्टिंग है, जो जायज़ मार्जिन है, वो आपको उसके ऊपर लेके चलना पड़ेगा। मान के चलो इस मार्कर को बनाने में हमारी कॉस्टिंग आई है 20 रुपये, ठीक है। अब मैंने कॉस्टिंग की नहीं, हमने कहा यार बहुत पैसा लग गया इसके ऊपर खर्च करके, हम एक काम करते हैं इसको 50 रुपये में बेचते हैं मार्केट में। बताओ ये मार्कर बिकेगा 50 में? नहीं बिकेगा। हमारे कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं जो प्रॉपर कॉस्टिंग करके बैठे हुए हैं, तो उनका मार्केट यदि 25 रुपये में बिक रहा है तो हमारा मार्कर थोड़ी बिकेगा 50 रुपये में। तो इसलिए प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्टिंग करनी ज़रूरी है कि उसका कॉस्ट कितना लगा है और उस पर मार्जिन कितना रख के हमें आगे सेल करना है। तो दूसरी चीज़ मैंने बता दिया आपको, कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरी चीज़ जो है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो ये नया कॉन्सेप्ट है, मार्केट में अभी अभी नया आया है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। तो मैनेजमेंट जो है जब स्पेसिफिकली पढ़ाया जाने लगा है, MBAs वगैरह करवाया जा रहा है, ठीक है, तो तब ये मार्केट में मतलब एक नया कॉन्सेप्ट आया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, जो मैनेजर्स अपनी पॉलिसीज़ बनाता है, कोई भी पॉलिसी, ठीक है, हमें एक नया ब्रांच इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, हमें ये प्रोडक्ट बंद कर देना चाहिए, ठीक है, हमें जो है यहाँ एडवर्टाइज़ नहीं करना चाहिए, हमें जो है टीवी पे एडवर्टाइज़ करना चाहिए। तो ये सारी पॉलिसीज़ जो है वो कौन बनाता है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को इन सारी पॉलिसीज़ बनाते समय अकाउंटिंग भी करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, से कोई साबुन बनाया है आप, ठीक है, एक ऐसा साबुन बनाया है जो आपको जो है आदमी लगाता है और तुरंत 4 दिन में 5 दिन में आदमी गोरा हो जाता है, ठीक है। तो 5 दिन में गोरा करने वाला साबुन जो है आपने बनाया है, वो 5 दिन में गोरा करने वाला साबुन जो है आपको मार्केट में बेचना है, ठीक है। तो ये साबुन बनाया गया है, अब इसको ऐड करने का जिम्मा किसके पास है? मैनेजमेंट के पास। अब मैनेजमेंट के पास ऑप्शन है कि बड़े बड़े होर्डिंग लगाए 5 दिन में गोरा निखार, या फिर सलमान खान को ये साबुन लगवा के दिखाएं, कटरीना कैफ को ये साबुन लगवा के दिखाएं, ठीक है, और उनको बोले, कटरीना कैफ अपने मुंह से बोले कि मैं ये साबुन लगाती हूँ और मैं अब इतनी गोरी हूँ, पहले से ही गोरी है वो। तो साबुन का ऐड होगा। पर एक बात बताओ, साबुन के ऐड करने में पैसा कितना लगेगा? करोड़ों रुपए। कटरीना कैफ बोलेगी भाई मेरे को 10 करोड़ रुपए दो, मैं ऐड करूँगी। पर यदि साबुन का ऐड यदि आप 10 करोड़ रुपए में कर रहे हो तो फिर पहले अकाउंटिंग भी तो देखो कि क्या 10 करोड़ रुपए आपके बजट में है, क्या आप वो चीज़ अब मतलब अपने प्रोडक्ट से निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैनेजमेंट को भी अकाउंटिंग करनी पड़ती है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, पॉलिसी बनाने से पहले, फैसला लेने से पहले। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज
जनरल ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो जनरल ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, जनरली किया जाता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू ascertain profit and loss of the entity and it also ascertain the financial position of entity at any point of time. Financial accounting provides financial information to numerous users like government, investors, etc. It has specific rules like डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। तो ये है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूज्ड टू एनालाइज the cost of any product, goods लिखो, any goods or services specifically used for costing of goods. It helps to ascertain sale price of any goods or service। तो किसी भी गुड्स और सर्विस के लिए सेल प्राइस असरटेन करने का काम किसका है? कॉस्टिंग का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द लेटेस्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। इट इज यूज्ड by management for making policies of any entity। तो जितनी बातें मैंने आपको बताई वही बात मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दी। तो ये 3 ब्रांचेज हैं हमारे पास अकाउंटिंग के, ठीक है। चलिए, तो आगे की पढ़ाई जो है आपको अगले वीडियो में मिलेगी, यानी अगली क्लास में। और अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो थ्योरी का काफ़ी हिस्सा पढ़ा दिया है। अब अगली क्लास में मैं थोड़ा सा थ्योरी और बताऊंगा, मतलब अभी चलेगी कुछ दिन थ्योरी क्लासेस पर, पैरेलल मैं आपको न्यूमेरिकल क्लासेस भी करवाऊंगा ताकि आपके पास कुछ करने को, खुद करने के लिए भी हो, ठीक है। तो ये वीडियो साथ साथ चलेगी, साथ में मैं कुछ और भी जोड़ता जाऊंगा वीडियो का, यानी आधा हिस्सा जो होगा वो थ्योरी पार्ट होगा और आधा हिस्सा जो होगा न्यूमेरिकल भी स्टार्ट होगा, ठीक है, ताकि आपके पास भी कुछ करने को हो, घर पे कुछ
कर सके, कुछ सवाल सॉल्व कर सके, ताकि आपका इंटरेस्ट जगे कि भाई अकाउंटिंग लिया है तो कुछ सॉल्व भी करें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, जहाँ तक हो सके लोगों को सजेस्ट कीजिए। आपको सारी पढ़ाई जो है 11th क्लास की यहीं अवेलेबल होगी, कॉमर्स वाली, और आर्ट्स की भी क्लासेस जो हैं वो आने वाली हैं। थैंक यू।